जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा। इसके पहले हमने आपको एक चैप्टर अच्छे से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट चेक करिए बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपको सिलेबस नहीं पता हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी यहाँ क्लासेस कराई जाती हैं यूट्यूब पे, आपके रिवीजन के लिए टेलीग्राम पर आपके जो है पीडीएफ नोट्स जो है भेज दिए जाते हैं, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप उससे बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिए, या कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और किसी अन्य सब्जेक्ट के विषय में, सिलेबस के बारे में कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा क्या होती है। अर्थात पहले हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, फिर उसकी अवधारणा, घटक के विभिन्न अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के विषय में। जीवों अर्थात वनस्पति एवं प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। किसके किसके? जीवों, जो कि वनस्पति एवं प्राणी हैं, और उनका जो है पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले समुदाय और पर्यावरण के कारक संरचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अंग्रेज पारिस्थितिकीविद एजी टांसले ने किया हुआ था। कब किया था? 1935 में प्रकाशित अपनी इकोलॉजी ग्रंथ में उन्होंने किया हुआ था। इको एवं सिस्टम शब्दों से मिलकर यह इकोसिस्टम जो वर्ड है बना हुआ है। इसका अर्थ होता है घर या व्यवस्था, एक प्रकार से घर एवं व्यवस्था। इसके लिए विद्वानों द्वारा अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, किंतु सर्वाधिक जो है एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को ही मिली है। एक प्रकार से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे मिली है? पारिस्थितिकी तंत्र को ही मिली हुई है। तो इकोसिस्टम जो वर्ड है, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था? एजी टांसले जी ने। और कब किया था? 1935 में। उनकी जो प्रकाशित ग्रंथ थी इकोलॉजी, उसमें उन्होंने किया हुआ था इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का अर्थ एक प्रकार से घर एवं व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। आगे हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न जो है विद्वानों द्वारा परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम एजी टांसले जी द्वारा देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है पारिस्थितिकी तंत्र को? वातावरण के समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब ये जैविक और अजैविक घटक क्या हैं, कारक क्या हैं, इनको हम अच्छे से देखेंगे आगे टॉपिक में। तो जो भी वातावरण में जैविक एवं अजैविक कारक पाए जाते हैं, उनके एकीकरण के फलस्वरूप जो तंत्र एक प्रकार से निर्मित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र हम कहते हैं। अगला हम एफ और फॉसबर्ग के शब्दों में देखेंगे। महोदय ने क्या कहा है? पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एवं एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। ईपी ओम जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कोई इकाई जिसमें निहित क्षेत्र विशेष के समस्त जीव अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे तथा व्यवस्थित रूप से सजीवों एवं निर्जीवों के मध्य पदार्थों का विनिमय होता हो, वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं, इन सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में विकसित वह व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव अजैविक तत्वों से अन्योन्य क्रिया करके विकसित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र वह कहलाते हैं। समस्त पृथ्वी जिस पर जैविक अजैविक घटक निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। अन्य शब्दों में जीवमंडल भी एक वृहद एवं आधारभूत पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की अगर हम बात करें तो उसके विभिन्न प्रकार हैं। जीवमंडल में अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र जो है कार्यरत है, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई का आकार एक छोटे तालाब से लेकर बड़ी झील या महासागर तक तथा खेत से लेकर द्वीप और महाद्वीप हो सकता है। अर्थात इसका एक जो फैलाव है उसकी हम सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक छोटे से तालाब से शुरू होता है और वह झील,
नदी तालाब के बाद महासागरों तक उसका फैलाव है। अगर हम खेत से शुरुआत करते हैं अर्थात स्थल से शुरुआत करते हैं तो सबसे छोटी इकाई खेत या भूमि का टुकड़ा जो भी है वह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है और महाद्वीप भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम इसके फैलाव की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वातावरण के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? पहला प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। पहला हम देखेंगे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है। ऐसे तंत्र प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतः ही प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार बनते हैं। आवास की भिन्नता के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। ऐसा तंत्र जो भी प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के बिना बनते हैं अर्थात स्वयं से बनते हैं, स्वतः प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार उनका निर्माण होता है, वह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। और जो मानव हस्तक्षेप से बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको एक प्रकार से नाम से ही डिफिनीशन अब बना लेंगे, आपने ऐसा समझ लिया है। तो अब हम देखेंगे आवास की भिन्नता जो है उसके आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इससे आप समझ गए होंगे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि पर्वत, पठार, वन क्षेत्र, घास के मैदान, मरुस्थल आदि इसमें सम्मिलित हैं। अब आपको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए तो आप अच्छे से बता देंगे कि स्थल पर पाए जाने वाले जो भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं वह क्या कहलाते हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। अब हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र बात करें तो वैसे ही सेम जलीय नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र। जल के मीठेपन व खारेपन के आधार पर इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आपने समझ लिया जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। बहुत ही ईजी वे में आपको एक प्रकार से बहुत ही साधारण शब्दों में यहाँ बताया जा रहा है। इसके दो प्रकार जलीय के भी किए गए हैं, जैसे कि ताज़ा मीठा जल पारिस्थितिक तंत्र। इसमें ताज़ा जल या मीठे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। ताज़ा जल भी दो अवस्थाओं में पाया जाता है, बहता हुआ और ठहरा हुआ। बहते हुए जल में नदी, धारा, झरना, स्रोता तथा स्थिर जल में तालाब, झील, तलैया आदि पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। दूसरा क्या आता है? जो कि खारा जल होता है, जैसे कि सागरीय जल पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? सागरीय या खारा जल पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि समुद्र, महासागर, नदी, मुहाना, प्रवाल भित्ति, समुद्र तथा आदि इसमें सम्मिलित है। जो भी टॉपिक्स अभी तक बताए गए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आया, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के विषय में। मानव द्वारा निर्मित व नियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम या अप्राकृतिक तंत्र कहा जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ही हमने आपको बता दिया था जो मानव हस्तक्षेप के बिना निर्माण होता है वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, और जो मानव हस्तक्षेप द्वारा या मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा नियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र होता है वह कृत्रिम या अप्राकृतिक तंत्र कहलाता है। आगे हम देखेंगे मानव जो है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बौद्धिक स्तर के पर्यावरण में परिवर्तन करता है तथा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। खेत, उद्यान, वन, फलोद्यान, बांध, नहर, चारागाह आदि मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के एक प्रकार से उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व विशेषताओं के विषय में। कोरमांडी के शब्दों में कोरमांडी महोदय जी क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप, जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर एक पारिस्थितिकी व्यवस्था या पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करता है। इसको आपको अनेक विद्वानों द्वारा इतना अच्छे से परिभाषा बता दिया गया है कि आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा। लेक्चर के आप हाफ में ही पहुँचे हैं, एक प्रकार से आधा ही लेक्चर आपने देखा, आपको जो है अच्छे से पारिस्थितिकी तंत्र समझ में आ चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से तात्पर्य उसके जैविक समुदाय के गठन, अजैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से है। इसके अंतर्गत विभिन्न पादप व जंतु जातियां, संख्या, वितरण, जैव भार, पोषक तत्व, जल, वायु, तापक्रम आदि तत्व सम्मिलित हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है। कौन कौन से? जैविक और अजैविक घटक। अब
जैविक घटक क्या होते हैं इसे हम देख लें। इसमें सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि जो जीवित रहते हैं, जिसमें एक प्रकार से जान रहती है, सजीव जो होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं जो किसी न किसी प्रकार से परस्पर संबद्ध होते हैं। लिंडबैंड ने इस संबंध में 1942 में ही अपनी संकल्पना जो है प्रस्तुत करते हुए बताया था कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार क्या होगा, भोजन होगा। अब मनुष्य जो है पादप से कैसा संबंध बनाएगा, भोजन उसे चाहिए होगा या विभिन्न चीज़ें उसे उसके ज़रूरत की चीज़ें होंगी, उसका एक प्रकार से संसाधन का कार्य जो है करेगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इन तीनों टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन कहलाते हैं और अपघटक कौन कहलाते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उत्पादक के विषय में। कौन उत्पादक होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के वे सभी सजीव घटक जो सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण व रसायन संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अर्थात वे सभी सजीव घटक जो सूर्य की ऊर्जा से एक प्रकार से अपना भोजन पोषण हेतु बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अपना पोषण स्वयं करने से में सक्षम होने के कारण इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अर्थात जो स्वपोषी होते हैं, आपको यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो स्वपोषी जानवर होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वह उत्पादक कहलाते हैं। जानवर ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जो भी पादप हों या विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जो भी हों, अगर वह स्वपोषी हैं तो वह उत्पादक हैं। हरित लवक युक्त हरे पादपों तथा प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में यह क्षमता होती है। ये विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के कारण इन्हें उत्पादक कहा जाता है। अब वो उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वे समस्त सजीव आते हैं जो अपना पोषण स्वयं करने की क्षमता न होने के कारण भोजन के लिए पादपों एवं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के परपोषी घटक कहे जाते हैं। अर्थात जो परपोषी होते हैं वह उपभोक्ता कहलाते हैं। उनमें कुछ उपभोक्ता होते हैं, कुछ एक प्रकार से अभी आपको अपघटक भी बताए जाएंगे। उपभोक्ता के भी कई प्रकार, ये अपने पोषण के लिए उत्पादकों द्वारा तैयार संश्लेषित भोजन का उपभोग करते हैं, अतः उपभोक्ता यह कहलाते हैं। अर्थात जो उत्पादक करता है, एक प्रकार से जो स्वयं से भोजन बनाता है, स्वयं से पोषण करता है, वह उत्पादक कहलाता है। और जो उत्पादक पर निर्भर होता है, जो उत्पादक के द्वारा बनाए गए एक प्रकार से जो भोजन होते हैं उनको खाता है, उनसे अपना पोषण करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। एक प्रकार से जो भी समझ लीजिए एक कंपनी है वह उत्पादन कर रही है, आप लोग उपभोक्ता हैं, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। उपभोक्ता जीवों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहली है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें हरे पादपों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करने वाले समस्त शाकाहारी जीव आ जाते हैं, जैसे कि कौन? गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, हाथी, टिड्डा। ये सभी क्या हैं? पादपों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करने वाले शाकाहारी जीव हैं। पौधों में संचित ऊर्जा के प्रथम उपभोक्ता होने के कारण इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है क्योंकि ये मांसाहारी जंतुओं का भोजन बनाते हैं, खुद ही भोजन बन जाते हैं, जैसे कि बकरी हुई, लोग खाने लगे हैं। तो दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें वे मांसाहारी जीव सम्मिलित हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि शेर, लोमड़ी, मेढक, छिपकली। बहुत अच्छे से, बहुत साधारण भाषा में आपको समझाया जा रहा है। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? इस श्रेणी में वे मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जंतुओं या द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि सांप, गिद्ध, बाज, शेर। इन्हें उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता हैं इन्हें उच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ सर्वाहारी या सर्वभक्षी जीव हैं जो अपना भोजन पादपों, शाकाहारियों व मांसाहारियों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पक्षी, मछली, बिल्ली आदि। स्वयं मानव भी इसी श्रेणी में
आता है। अब हम अपघटक जान लेते हैं क्या होता है। अपघटक, इसे मैक्रो उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये पादप एवं पशु दोनों के मृत जैव पदार्थों के अपघटक तैयार करते हैं, अर्थात जो है एक प्रकार से जो कीड़े मकोड़े होते हैं चालने का काम करते हैं, उन्हें फिर मिट्टी में मिलाकर उनके एक प्रकार से रासायनिक चक्र को बनाए रखते हैं, उनके खनिज तत्वों को वापसी लाने में सहायता करते हैं। ये अपघटक तालाब के जीवाणु पोषक पदार्थों और चल रहे जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र के विरुद्ध खनिज तत्वों की वापसी में सहायता करते हैं। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो एक प्रकार से सड़े गले चीज़ों को खाते हैं और उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। अगला है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को हम देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है। इसके क्रियात्मक स्वरूप या कार्य प्रणाली का संबंध जो है पोषकता प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह या खनिज प्रवाह से है। विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार सजीव विभिन्न तत्वों को जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल में ग्रहण करते हैं और कुछ समय बाद पुनः इन मंडलों में मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार के चक्र में जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं। अतः इसे क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने के लिए उसकी खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक पिरामिड, खनिज पदार्थों के चक्रीकरण तथा ऊर्जा प्रवाह को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम खाद्य श्रृंखला को समझेंगे। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार जो है वह लिंडमन ने 1942 में ही प्रस्तुत किया था। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग कौन करता है, प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात जो शाकाहारी जीव हैं वह करते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी एवं द्वितीय उपभोक्ताओं का तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में पादप, शाक भक्षी व मांसाहारी सभी आ जाते हैं और खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर जो है पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहलाता है। जैसे कि घास को गाय ने खाया तो ये जो एक प्रकार से स्तर है यह ऊर्जा स्तर कहलाता है। इस श्रृंखला में एक सिरे पर हरे पौधे अर्थात उत्पादक होते हैं और दूसरे सिरे पर अपघटक होते हैं, अर्थात जैसे कि घास खाया किसने, गाय ने, बकरी ने, बकरी को किसने खाया, बकरी को मान लीजिए मानव ने खाया। मानव खाने के बाद क्या करता है, उसको निष्कासित कर देता है और निष्कासित करने के बाद जो अपघटक होते हैं उसको फिर से सड़ा गला कर या जो भी करके उसे मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। तो प्रारंभिक कौन होता है, हरे पौधे होते हैं अर्थात उत्पादक, और दूसरे सिरे पर कौन होता है, अपघटक होते हैं। इनके मध्य विभिन्न स्तर के उपभोक्ता होते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह की में कमी होती जाती है, अतः खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक मूल उत्पादक से उपभोक्ता को प्राप्त होगी। एक प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक भोजन श्रृंखलाएं होती हैं जो किसी स्तर पर परस्पर संबंधित भी हो सकती हैं। खाद्य श्रृंखला जो है, खाद्य जाल को अब हम पढ़ेंगे। खाद्य जाल किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला तो हमने देख ली। एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों के जीवों से अपने भोजन की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार किसी जीव को अनेक जीवों द्वारा भोजन बनाया जा सकता है। जैसे कि घास जो है वह गाय भी खाती है, घास को बकरी भी खा लेती है, तो अलग अलग जीवों द्वारा खाया जाता है, तो अलग अलग एक प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जो है किसी न किसी क्रम में परस्पर संबद्ध होकर एक जटिल जाल बना लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। अभी हम आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का स्थायित्व एवं संतुलन बनाए रखने में खाद्य जालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्य जाल के अंतर्गत प्रत्येक पोषण स्तर में विकल्प उपस्थित रहते हैं। उदाहरणार्थ एक घास स्थलीय खाद्य जाल में निम्न रेखात्मक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं। जैसे कि एक पादप है, उसको चूहा ने खाया, फिर उसे सांप ने खा लिया, बाज ने खा लिया। एक पादप है, उसको चूहा ने खाया, सीधे बाज ने उसे खा लिया। तो खाद्य जाल जो है विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं अगर विभिन्न पशु खाते हैं। खाद्य को खरगोश ने खाया, फिर लोमड़ी खाया, लोमड़ी को एक प्रकार से बाज ने खा लिया। फिर अगला हम देखेंगे, पादप जो है उसको खरगोश ने खाया, खरगोश को बाज ने खा लिया। पादप जो है उसे टिड्डे ने खाया, टिड्डे को जो है मेढक ने खाया, सांप ने खाया, फिर मेढक को सांप ने, सांप को बाज ने खा लिया। पादप जो है उसको टिड्डे ने खाया, मेढक खाया, मेढक को सीधे बाज ने खा लिया। तो अलग अलग प्रकार के जो हैं
विभिन्न खाद्य जाल बन जाते हैं। पादप को चिड़िया खाई, चिड़िया को बाज खा लेता है। पादप टिड्डा खाया, टिड्डे को चिड़िया खाई, चिड़िया को बाज। एक पर अलग अलग जाल बन जाता है, क्योंकि अलग अलग जानवर जब खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के ये खाद्य जाल बन जाते हैं। और इस प्रकार से हमने आपका यह चैप्टर जो है पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर हो जाता है समाप्त। आपको आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको, और साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।